हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC9 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय अकबर की विजय एवं साम्राज्य विस्तार इसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर की विजय एवं साम्राज्य विस्तार। अकबर की विजय और साम्राज्य विस्तार की लालसा होने के कारण अब वह राज्य विस्तार में लग गया। वह कहा करता था कि एक राजा को विजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करते हैं। इस कारण अकबर अपने जीवन पर्यंत साम्राज्य विस्तार में लगा रहा और भारत के बड़े भूभाग में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई। एक एक करके हम इन राज्यों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मालवा विजय की 1561 में। मालवा के शासक बाज बहादुर की विलास प्रियता के कारण प्रशासन अस्त व्यस्त हो रहा था, अतः अकबर मालवा विजय के लिए ललायित हो उठा। 1561 में उसने बाज बहादुर का दमन करने के लिए आदम खां को भेजा, जिसने शीघ्र ही मालवा पर अधिकार कर लिया। किंतु आदम खां का व्यवहार असंतोषपूर्ण था, अतः अकबर ने पीर मोहम्मद को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। पीर मोहम्मद भी अत्याचारी शासक निकला। बाज बहादुर ने उनकी अपकीर्ति का लाभ उठाकर पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। इससे क्रुद्ध होकर अकबर ने 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में एक सेना मालवा भेजी। उसने बाज बहादुर को हराकर वहां से निकाल बाहर किया और मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया। अकबर ने इसे क्षमा करते हुए 2000 का मनसबदार बना दिया। इस प्रकार मालवा मुगल साम्राज्य में मिल गया। दूसरा है जौनपुर का विद्रोह और चुनार पर अधिकार। ये भी 1561 में हुआ। जिस समय आदम खां मालवा को विजय करने में संलग्न था, उसी समय मोहम्मद आदिल शाह सूर्य का बेटा शेर खां ने एक सेना एकत्र कर जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। जौनपुर में मुगल सूबेदार खाने जमा अली कुली खां शासन कर रहा था। खाने जमा ने शेर खां को परास्त कर उसे भागने पर विवश कर दिया। खाने जमा की इस विजय से दंभी हो गया और विद्रोह करने की सोचने लगा। अब अकबर को इस प्रकार की सूचना मिली तो वह शीघ्र जौनपुर आया, किंतु खाने जमा ने बहुमूल्य उपहार भेंट कर क्षमा याचना की। उदार सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। इसी समय अकबर ने मुगल सरदार आसफ खां को चुनारगढ़ का किला अफगानों से जीतने के लिए भेजा। अगस्त 1561 में चुनार पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। तीसरा है मेड़ता विजय 1562 में। 1562 ईस्वी के आरंभ में ही अकबर ने शरफुद्दीन को मेड़ता दुर्ग को विजय करने हेतु भेजा। मेड़ता का शासक जयमाल था। उसने और उसके राजपूत सहयोगियों ने बड़ी वीरता से मुगल सेना का मुकाबला किया, किंतु वे पराजित हुए। शाही सेना के बहुत से सिपाही मारे गए और 200 राजपूत भी धराशायी हुए। मेड़ता दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। चौथा है गोंडवाना का विजय 1564 ईस्वी। मध्य भारत में स्थित गोंडवाना का राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था तथा राज्य की वास्तविक शक्ति राजमाता दुर्गावती के हाथों में थी। अकबर की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोंडवाना के स्वतंत्र राज्य का कोई स्थान नहीं था, अतः अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण करने हेतु आसफ खां को भेजा। चौरागढ़ के निकट रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। वीर नारायण को घायल हो जाने के कारण युद्ध से हटना पड़ा। रानी दुर्गावती भी तीरों से घायल हो गई और उसने वहीं पर अपनी छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। बहुत सा धन, हाथी और सामान आसफ खां के हाथों लगा। गोंडवाना मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। पांचवा है आमेर, जो जयपुर के नाम से जाना जाता है। आमेर का शासक भारमल पहला राजपूत था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1562 ईस्वी में जब अकबर आमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर गए तो मार्ग में राजा भारमल ने उनसे भेंट की और अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसको हम मरियम उज जमानी भी कहते हैं, का विवाह अकबर से करने की इच्छा प्रकट की। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी राजपूत राजकुमारी ने अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर को जन्म दिया।
अकबर के ने भारमल के पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह को मुगल सेना में रख लिया और उन्हें उच्च मनसबदार बनाया। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि इस वैवाहिक संबंध से भारत की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अब हम बात करेंगे चित्तौड़ विजय की, जो छठा हमारा 1568 ईस्वी। सितंबर 1567 में अकबर ने मेवाड़ के प्रसिद्ध किले चित्तौड़ पर विजय करने का निश्चय किया। इसके कई कारण थे। मेवाड़ का राणा उदय सिंह मुगलों को मलेच्छ समझता था। दूसरा, राणा ने मालवा के भूतपूर्व शासक बाज बहादुर को अपने यहाँ आश्रय दिया था। तीसरा, मेवाड़ ने अभी तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चौथा, भारत के राजपूत शासक मेवाड़ के राणा को हिंदुओं का सूरज अर्थात अपना सिरमौर मानते थे, अतः अकबर जब तक मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर लेता उसकी उत्तरी भारत की विजय पूर्ण नहीं हो सकती थी। इसके अतिरिक्त अकबर अपने राज्य का विस्तार तो करना ही चाहता ही था। फलस्वरूप अकबर ने 1567 में अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह दुर्ग की रक्षा का भार जयमल और पत्ता पर छोड़कर पहाड़ों में चले गए। चित्तौड़ के दुर्ग पर घेरा डाला गया जो 4 माह तक चलता रहा और मुगलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। संयोग से 23 फरवरी 1568 को अकबर ने जयमल को बंदूक की गोली से घायल कर दिया, जो दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था तथा दीवारों से हुई दरारों की मरम्मत करवाने हेतु दुर्ग की प्राचीर पर खड़ा था। सेनापति के मरते ही राजपूत सैनिकों का साहस टूट गया और 8000 वीर राजपूत केसरिया बाना पहनकर युद्ध भूमि में जूझ मरे और स्त्रियों ने जोहर व्रत का पालन किया। चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर जयमल और पत्ता के शौर्य तथा पराक्रम पर इतना मुग्ध हुआ कि उसने इन योद्धाओं की पाषाण मूर्तियों को आगरा के किले के द्वार पर सम्मान सूचक रूप में स्थापित किया। अगला जो 7वां पॉइंट है वो है रणथंभौर की विजय, जो 1569 ईस्वी में हुई। चित्तौड़ विजय के उपरांत अकबर ने रणथंभौर के दुर्ग को जीतने पर विचार किया और फरवरी 1569 को एक बड़ी सेना की सहायता से अकबर ने किले को घेर लिया। इस समय यह दुर्ग बूंदी के हाड़िया राजपूत सुरजन राय के अधिकार में था, जो मेवाड़ के अधीनस्थ था। अकबर ने दुर्ग पर तोपों द्वारा अग्निवर्षा प्रारंभ की, जिससे दुर्ग की दीवारें टूटने लगी। दुर्ग की रक्षा असंभव प्रतीत होने पर सुरजन राय ने दुर्ग की चाबियां सम्राट को सौंपकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 22 मार्च 1569 को रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो गया। 8वां है हमारा कालिंजर पर विजय 1569 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में स्थित कालिंजर का दुर्ग उत्तर भारत के अभेद्य दुर्गों में समझा जाता था। इस पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। अगस्त 1569 में अकबर ने मजनू खां को कालिंजर पर विजय के लिए भेजा। रामचंद्र चित्तौड़ और रणथंभौर के पतन से परिचित था, अतः उसने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया और दुर्ग पर अकबर का आधिपत्य हो गया। अकबर ने रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप एक जागीर निर्वाह हेतु प्रदान कर दी। 9वां है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर पर आधिपत्य 1570 ईस्वी में। इस समय तक अकबर की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। उसने उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर आधिपत्य स्थापित करने की दृष्टि से नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर की यात्रा की। यहाँ जोधपुर के राजा चंद्रसेन अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। बीकानेर के शासक कल्याणमल भी अपने पुत्र राय सिंह के साथ नागौर आया और अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी का अनुसरण जैसलमेर के शासक हर्राय ने भी किया। अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर के राजघरानों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार 1570 ईस्वी तक मेवाड़ को छोड़कर बाकी पूरा राजस्थान अकबर की अधीनता में आ चुका था। अब हम बात करेंगे गुजरात की। 10वां पॉइंट 1572-73 में गुजरात एक धनी प्रदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। मक्का की यात्रा करने वाले मुसलमान यात्रियों को यहीं से होकर जाना पड़ता था। अकबर गुजरात को अपनी पैतृक संपत्ति भी समझता था, अतः सितंबर 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के लिए प्रस्थान किया। इस समय गुजरात में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था
तथा वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय एक शक्तिहीन एवं अयोग्य शासक था। मुगलों का कोई विशेष विरोध नहीं हुआ और नवंबर में अकबर द्वारा अहमदाबाद पर अपना अधिकार में कर लिया गया। गुजरात के सरदारों तथा अमीरों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। आवश्यक प्रबंध कर अकबर फतेहपुर सिकरी लौट आया। अकबर के जाते ही वहाँ उपद्रव शुरू हो गया। अतः अकबर विद्युत वेग से गुजरात आया और विद्रोहियों को पूरी तरह से कुचल दिया। गुजरात का दूसरा आक्रमण अकबर के ही नहीं बल्कि संसार के इतिहास में बहुत ही द्रुतगामी आक्रमण माना गया है। 1573 में गुजरात मुगल साम्राज्य का भाग बन गया। गुजरात विजय से अकबर के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा समुद्र तक फैल गई, जिससे पुर्तगालियों के साथ उसका संबंध स्थापित हुआ। अब हम बात करेंगे बंगाल और बिहार विजय की, जो 1574 और 76 ईस्वी में हुआ। बंगाल और बिहार अफगान शक्ति के केंद्र थे। 1564 ईस्वी में सुलेमान खां ने बंगाल में एक नए राजवंश की स्थापना की तथा उड़ीसा व बिहार को भी अधिकृत कर लिया। 1568 ईस्वी में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1572 में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र दाऊद खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा मुगल क्षेत्र जमानिया पर अधिकार कर लिया। अकबर जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट इस कुचेष्टा को कैसे सहन कर पाता? अकबर ने पहले जौनपुर के गवर्नर को ससैन्य दाऊद पर आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु वह असफल रहा। अंत में मुनीम खां को ने 3 मार्च 1575 को तुकरोई नामक स्थान पर दाऊद खां को हराकर उसकी राजधानी टंडा की जीत लिया और 2 वर्ष संघर्ष के पश्चात बंगाल और बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 12वां है हमारा मेवाड़ पर पुनः आक्रमण, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ। 1568 में मुगलों ने मेवाड़ की राजधानी और उसके किले चित्तौड़ पर तो अधिकार कर लिया, परंतु मेवाड़ का अधिकांश भूप्रदेश राणा उदय सिंह के अधिकार में रहा। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पराक्रमी पुत्र राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना। साहित्यिक स्रोत कहते हैं कि राणा प्रताप ने गद्दी पर बैठते ही शपथ ली कि जब तक वह अपनी राजधानी को स्वतंत्र नहीं करा लेगा तब तक ना तो थाली में रोटी खाएगा ना ही बिस्तर पर लेटेगा। राणा ने आजीवन इस शपथ का पालन किया। अकबर ने प्रारंभ में मान सिंह, राजा भगवंत दास, राजा टोडरमल को भेजकर राणा प्रताप को उसकी अधीनता स्वीकार करने हेतु शांतिपूर्वक प्रयत्न किए, परंतु राणा की अधीनता मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अप्रैल 1576 में मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी गई। 18 जून 1576 को राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में उस सेना का मुकाबला किया। थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा ने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी, परंतु राणा शत्रुओं से घिर गया। तब सरदार झाला ने राणा का मुकुट उतार कर स्वयं पहन लिया और राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में सहायता दी। हल्दी घाटी में मुगल इतने थक गए थे कि उन्होंने राणा और उसकी सेना का पीछा नहीं किया। गोगुंदा, जिसे राणा ने खाली कर दिया था, राजा मान सिंह ने दूसरे दिन उस पर अधिकार कर लिया, परंतु उससे आगे उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। अकबर ने मान सिंह को वापस बुला लिया। निस्संदेह हल्दी घाटी युद्ध प्रताप के पक्ष में नहीं रहा, परंतु अकबर के पक्ष में भी नहीं रहा, क्योंकि प्रताप को कभी पकड़ा ना जा सका और अकबर प्रताप को स्थायी रूप से कुछ बिगाड़ ना सका। उसके पश्चात भी अकबर विभिन्न सरदारों को भेजकर मेवाड़ों से युद्ध करता रहा, परंतु राणा प्रताप ने उसके आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। राणा जंगलों में भटकता रहा और उसके परिवारजनों को विभिन्न स्थानों में छिपकर रहना पड़ा, परंतु राणा ने सक्रिय संघर्ष जारी रखा। 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई और अपनी मृत्यु से पहले उसने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार मेवाड़ व अकबर का संघर्ष न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि भारतवर्ष के इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है तथा प्रताप के स्वाधीनता संघर्ष को अनूठा बनाता है। आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में प्रताप शिवाजी जैसे चरित्र ने प्रेरणा प्रदान की
और हमारा अंतिम है उड़ीसा, जिसमें 1590-92 पर आक्रमण किया गया। 1590 में उड़ीसा के स्वतंत्र शासक कुतलू खां ने अपने पुत्र निसार खां को मुगल सेनापति राजा मान सिंह का सामना करने के लिए भेजा, लेकिन उसने हार स्वीकार कर ली और आत्मसमर्पण कर दिया। किंतु 1592 ईस्वी में उसने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, पुनः मान सिंह को भेजा गया। अतः अंत में उड़ीसा का शासक पराजित हुआ और उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।